नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सरकार ने जो भी आज तक काम किए हैं सभी में देरी करती आई, यानी कि सरकार का काम हमेशा टालम टोल वाला रहा है। आप भले ही किसी भी क्षेत्र में मान लो, खाली आईडी अपडेट के बारे में अगर देखें तो आईडी अपडेट की जो अर्जी है, यानी कि पेंशनर्स कब से लगा रहे हैं, लेकिन आईडीए का जो काम है सरकार ने कब पूरा करके दिया, काफी ज्यादा संघर्ष करने के बाद। तो यानी कि देखा जाए तो सरकार के हर काम ढीले होते हैं और बहुत ही ढिलाई से पूरा करती है सरकार। इसी तरीके से पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की भी बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में पेंशन रिवीजन कोर्ट केस होने वाला है, सभी को पता है। पेंशन रिवीजन का आखिरी फैसला जल्दी ही होने वाला है, अगले 10 से 15 दिनों में इसका फैसला आ जाएगा। जज साहब ने अपना जो जजमेंट रिजर्व किया है उसका पूरा फैसला आने वाला है। फैसला आने के बाद अगर पेंशनर जीत जाते हैं तो डीलिंकिंग हो जाएगी, पे रिवीजन पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाएंगे और डीलिंकिंग के बाद आप सातवें वेतन आयोग में चले जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात यह आती है कि सातवां वेतन आयोग अगर सरकार आपका करेगी तो क्या जल्दी से जल्दी हो जाएगा या फिर उसको समय लगेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो जो कोर्ट है उनकी तरफ से 4 महीने दिए जाएंगे। आम कोर्ट केस में यही होता है, 4 महीने मिलते हैं सामने वाले विपक्ष को उस काम को पूरा करने में, अगर वो हार जाता है तो इसी हिसाब से पेंशन रिवीजन के लिए 4 महीने मिलेंगे सरकार को लागू करने के लिए। तो क्या आप मुझे गहन अध्ययन करके बताइए भले ही कि क्या सरकार इन 4 महीनों में पेंशन रिवाइज कर देगी डॉट ऑफ सब पेंशनर्स का। बिल्कुल केंद्रीय पेंशनर्स की तरह 2016 के 7 सीपीसी के आधार पर 2.5 फिटमेंट फैक्टर के साथ उसमें थोड़ा सा समय लगाएगी, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। यानी कि 4 महीने तो यहाँ पर कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ पेंशन रिवाइज करना है, इसके साथ 10 साल का एरियर लागू करना है। इसमें ढिलाई करेगी कि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, 16,938 करोड़ रुपए के समथिंग तो सिर्फ पेंशन रिवाइज का आ रहा है, एरियर का अलग से पैसा आएगा, हर साल 4,000 करोड़ रुपए, कुछ इस तरीके के वित्तीय बोझ का बहाना देकर इसको आगे खिसकाएगी सरकार। ठीक है, अभी ये मान के चले दोस्तों, लाइट चली गई है, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, भले लाइट चली जाए लेकिन वीडियो नहीं रुकना चाहिए। मैंने थोड़ा सा खिड़कियां खोल दी है और डे लाइट के उजाले में मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिलहाल थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा डार्क लगे तो। इससे मुझे नहीं लगता डार्क लगेगा, काफी ज्यादा लाइट है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, सरकार देरी करने की पूरी कोशिश करेगी। अभी आपको बता दूं किस तरीके से। देखिए, अगर सरकारी कामकाज में देरी होती है तो सरकार आगे भी देरी करेगी। यानी कि अगर 7 सीपीसी लागू करने में डीलिंकिंग आपका हो जाता है, आप जीत जाते हो, तो 7 सीपीसी को के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज करने में अगर सरकार 1 साल से ज्यादा लगा देती है, यानी कि 1 साल तक उस पेंशन रिवाइज को खींच देगी, तो आपका भयंकर नुकसान होने वाला है सभी पेंशनर्स का। इन फ्यूचर होगा, अभी तो नहीं होगा लेकिन इन फ्यूचर इतना भयंकर नुकसान होगा कि देखा जाए तो आपका पूरा पेंशन रिवाइज बिगड़ जाएगा, पूरा आधार बिगड़ जाएगा। आज इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल तरीके से बताने वाला हूं कि आपका 7 सीपीसी में अगर सरकार कुछ भी ढिलाई करके आपका टाइम खींचती है तो इन फ्यूचर 8 पे कमीशन में आपका भयंकर नुकसान होने वाला है। दोस्तों, पूरी बात क्लियर करने वाला हूं पक्के सबूत के साथ। आप बोलोगे कि किस तरीके से बोल रहे हो, आपको नुकसान होगा, पूरी बात बताने वाला हूं और वो जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए खबर पर आते हैं। फिलहाल क्या खबर है आज की दोस्तों, थोड़ा सा बाहर नॉइज ज्यादा आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आज 24 जून 2026 हो गया है और पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का अंतिम फैसला भी पास ही में है, तो जल्दी ही पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का फैसला भी आने वाला है। ये सभी को जानना जरूरी है। हर एक बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स देखा जाए तो सभी के होश उड़ा देगा। ये जो सवाल है आज सिर्फ पेंशन का नहीं है दोस्तों, बल्कि ये सीधे आने वाले 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी की तिजोरी की चाबी से जुड़ा हुआ है। जो जो नियम के हिसाब से उसका पूरा पूरा हक आपको मिलना चाहिए। सिर्फ 7वें वेतन आयोग में जो देरी हुई तो दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है दोस्तों। देखिए, पूरी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए, 7 सीपीसी अगर लटका तो 8 सीपीसी में फंसेगा बड़ा बेस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि जो वेतन आयोग है उसका सबसे पहला नियम होता है, पिछला सुधरेगा तभी अगला मिलेगा। ठीक है, पिछला जब तक नहीं सुधरेगा तब तक अगला नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, असर की अगर बात करूं, 2026 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग 8 सीपीसी की चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है, ड्राफ्टिंग बहुत तेज हो चुकी है दोस्तों।
नियम के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, ये इस बात पर तय होता है कि आपकी 7वें वेतन आयोग में आपकी जो बेसिक पेंशन है वो कितनी थी। ठीक है, यही यानी कि आपकी पुरानी जो बेसिक सैलरी है वही तय करेगी आपकी नई बेसिक का आधार, है कि नहीं? एकदम सटीक बात है। ठीक है दोस्तों, अभी नुकसान की अगर बात करूं दोस्तों, अगर सरकार कोर्ट केस के बाद 7 सीपीसी के फिक्सेशन और 2.57 फिटमेंट फैक्टर को लागू करने में 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या फिर 1 साल की ओर देरी करती है, तो तकनीकी रूप से बीएसएनएल पेंशनर्स का बेस पुराने यानी कि 6 सीपीसी में ही रहेगा। यानी कि आपका बेस अब तक किस में है? वैसे तो थर्ड पीआरसी में नहीं, सेकंड पीआरसी में है बीएसएनएल के हिसाब से देखा जाए तो। अगर डी लिंकिंग हो जाती है तो सेकंड पीआरसी से आप सीडीए पैटर्न पर चले जाएंगे, है कि नहीं? आईडीए पैटर्न पे थे, आईडीए पैटर्न को छोड़ेंगे, डी लिंकिंग होगी तो सीडीए पैटर्न पे जाएंगे। सीडीए पैटर्न में वही सेकंड पीआरसी आपकी सिक्स पीआरसी मतलब 6 सीपीसी में तब्दील हो जाएगी, यानी कि आप पुराने पैटर्न पर हो, उसके वही आधार रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो 6 सीपीसी के वाले स्तर पर ही अटका रहेगा। जब देश में 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो बाकी केंद्रीय पेंशनर्स बढ़ी हुई बेसिक पर मोटा फायदा उठा रहे होंगे, जबकि बीएसएनएल पेंशनर्स कागजी तौर पर पिछड़े रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, फिटमेंट पर भी महा नुकसान होने वाला है। ये तो इंक्रीमेंट पर हो गया, यानी कि पीआरसी टू पीआरसी, लेकिन अब फिटमेंट पर देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसे एक सीधे और सरल गणित से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि किसी पेंशनर्स की पुरानी बेसिक पेंशन 10,000 रुपए है, मान लिया। अगर वे 7वें वेतन आयोग, ये जो 10,000 रुपए है ये 6 सीपीसी के हिसाब से है, अगर वो 7वें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर मिलता है उनको, 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर मिलता है, तो वह बेसिक बढ़कर कितनी हो जाएगी? 10,000 से सीधा 2.5 गुना ज्यादा, 2.57 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 25,700 रुपए हो जाती है। इसके बाद 8वां वेतन आयोग आएगा, तो मान लीजिए उसमें 8वां वेतन आयोग के तहत सरकार 1.96 या फिर 2.0 नया फिटमेंट फैक्टर तैयार करके देती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 25,700 के बेस पर आपको मिलेगा, क्योंकि आपका बेस 6 सीपीसी में 10,000 था, वो बढ़कर 7 सीपीसी में 25,700 हुआ, फिर उसी आधार पर आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा। ठीक है, तो 25,700 का देखा जाए तो 25,500 के समथिंग है। 2.0 या फिर 1.96 अगर करते हैं आपकी बेसिक सैलरी को, तो जो 8 पे कमीशन लागू होने पर आपकी जो बेसिक पेंशन है वो 50,000 से ऊपर निकल जाएगी। आधार के ऊपर सब कुछ हो रहा है। आपका आधार बदला, आपका आधार अगर मजबूत है तो आपकी जो सैलरी है या फिर पेंशन है वो भी आगे मजबूत ही उसी नींव पर मजबूत बनके इंक्रीमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, अब देरी का झटका किस तरीके से लगने वाला, देखिए दोस्तों, अगर 7वें वेतन आयोग के रिवीजन में देरी के चलते यानी कि 6 महीने या फिर 1 साल की देरी हुई तो ये फिक्सेशन समय पर नहीं होगा, और 8वें वेतन आयोग का जो नया फिटमेंट आपकी पुरानी जो कि छोटी बहुत कम रकम है 6 सीपीसी की 10,000 वाली रकम, क्योंकि 7वां वेतन आयोग तो लागू ही नहीं हुआ, आपकी जो पुरानी सेकंड पीआरसी की जो 6ठे वेतन आयोग की जो आपकी बेसिक थी वो रिवाइज ही नहीं हुई 7वें वेतन आयोग में, क्योंकि 7वां वेतन आयोग लेट हो गया, है कि नहीं? तो 8वें वेतन आयोग के आने पर आपकी जो पुरानी वाली बेसिक थी 10,000, उसी पर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, क्योंकि 8वां वेतन आयोग आ गया है ऑलरेडी। 8वां वेतन आयोग 2026 जनवरी 2026 में इफेक्टिव डेट है और सिफारिशें आने में 18 महीने लगेंगे। 8 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं, 8 से 10 महीने हो गए हैं, 1 साल और लगेगा। तो 1 साल में अगर आ जाता है 7 सीपीसी में आपकी पेंशन रिवाइज के पहले ही आ जाता है 8वां वेतन आयोग, तो आपकी जो बेसिक पेंशन किस आधार पर रिवाइज होगी? 6ठे वेतन आयोग में जो 10,000 थी उसी को बेस मानकर आपका 8वां वेतन आयोग आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग का जो नया फिटमेंट है आपकी जो पुरानी छोटी सैलरी है उसमें अटक जाएगा, या फिर जो डोट को एक बार फिर नोशनल फिक्सेशन यानी कि काल्पनिक निर्धारण करने का नया बहाना मिल जाएगा एक तरीके से, जिसमें पेंशनर्स को हजारों रुपए का सीधा नुकसान हर महीने होगा दोस्तों, हर महीने। इसके बाद दोस्तों दोहरे एरियर यानी कि डबल एरियर का वित्तीय बोझ और डोट का नया बहाना, उसका आपको सामना करना पड़ेगा फिर से। जैसे कि फिलहाल बीएसएनएल मैनेजमेंट बहाना बनाता है हर बार कि थर्ड पीआरसी हुई तो कंपनी डूब जाएगी या फिर कंपनी पर भारी वित्तीय बोझ आएगा। इसी तरीके से
सरकार जब आप डीलिंकिंग करने के बाद, वेतन समझौते से अलग होने के बाद आप पेंशन रिवाइज करने के लिए सातवें वेतन आयोग में सरकार के पास जाओगे तो सरकार भी बहाना बनाएगी दोहरे एरियर, डबल एरियर का। देखिए किस तरीके से दोस्तों, डोट अदालत में पहले ही 16,938 करोड़ रुपए के भारी वित्तीय बोझ का रोना रो रहा है। ऑलरेडी 12 मई 2026 को जो डोट है, सरकार है, उन्होंने ऑलरेडी कोर्ट में कहा था कि अगर पेंशन रिवाइज सरकार के हिसाब से हुआ, यानी कि पेंशन रिवाइज सातवें वेतन आयोग के हिसाब से किया गया डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का, तो 16,938 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय बोझ आएगा और हर साल 4,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आएगा। ठीक है, तो ये वित्तीय रोना पहले ही रो चुकी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर सातवें वेतन आयोग में और देरी होती है तो 2016 से लेकर अब तक, यानी कि 10 साल का एरर तो बन ही चुका है। इस बीच आठवां वेतन आयोग जब लागू होगा तो उसका भी नया एरियर जुड़ेगा, यानी कि आपका जो 10 साल का ऑलरेडी 2016 से 2026 तक वो एरियर तो बन रहा है जो आपको नियम के हिसाब से मिलना चाहिए, और अगर कोर्ट कहती है तो सरकार को देना पड़ेगा वो एरियर। 10 साल का एरियर कोर्ट कहती है तो सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन आठवां वेतन आयोग इफेक्टिव डेट के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव डेट है। 1 साल या फिर 2 साल तक आठवां वेतन आयोग आने नहीं वाला, और अगर आ गया इसके अंदर तो वो 1 से 1.5 साल के बीच में जो गैप हुई उसका एरियर भी आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो 10 साल का एरियर आपको देना है सरकार को, उसका रोना पहले ही रो रही है सरकार कि भाई साहब इतना एरियर मैं कैसे दूंगी। अब यहां पर उनके पास डबल एरियर आ जाएगा। सातवें वेतन आयोग का एरियर ऑलरेडी है 10 साल का, आठवें वेतन आयोग का 1.5 साल का एक्स्ट्रा एरियर, तो सरकार के पास बहाना आ जाएगा। कोर्ट को वो ये बोल सकती है कि मैं डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को 2 एरियर एक साथ नहीं दे सकती। ऑलरेडी सरकार को 20,000 करोड़ का यहां पर वित्तीय बोझ आ रहा है, और फिर से आठवें वेतन आयोग में फिर से डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए फिर से पेंशन रिवाइज होगी तो भारी वित्तीय बोझ, डबल वित्तीय बोझ आ जाएगा। तो इस तरीके से कोर्ट मान भी जाएगी और हो सकता है आपका नोशनल फिक्सेशन तय कर दे। सिर्फ कागजों में एरियर रह जाएगा और आपको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, बड़ा चढ़ाकर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये सब के मेरे पास सबूत है, और जो भी मैं बोल रहा हूं ये सब होने वाला है, नियम के हिसाब से सभी होगा। आप भले ये सब चीजें आधिकारिक तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बड़ा चढ़ाकर बोलने का मतलब मेरा यही है कि जो यूनियन है, मेरी तरफ से यूनियन को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप डीलिंकिंग के ठीक बाद जो 4 महीने कोर्ट देती है सरकार को, उन्हीं 4 महीनों या फिर 2 महीने एक्स्ट्रा बढ़ा लो साहब, 6 महीने के अंदर आपका जो पेंशन रिवाइज है डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का, वो सातवें वेतन आयोग के तहत हो जाना चाहिए। ज्यादा देरी या फिर विलंब नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा देरी हुई तो कुछ इसी तरीके से नुकसान पे नुकसान होगा। एक और नुकसान है दोस्तों, जो कि बहुत हो सकता है वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है वीडियो में। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इसको और सुनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये आपके नुकसान से जुड़ा है, आपके भविष्य से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, एक संवैधानिक लिंक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक के टूटने का खतरा भी है। देखिए, आज पेंशनर्स कोर्ट में जो भी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये है कि उनका नाता बीएसएनएल के 90 नुकसान थर्ड पीआरसी से टूटकर सीधे सेंट्रल सिविल पेंशनर्स यानी कि 7 सीपीसी से जुड़ जाए, इसीलिए कोर्ट केस लड़ रहे हैं। अभी अगर इस रिवीजन में देरी होती है तो यूनियनों का आगामी अगस्त 2026 का जो दिल्ली चलो जो हड़ताल करने वाले हैं कर्मचारी यूनियन, उसी के साथ पेंशनर्स यूनियन मिलकर, इसी के साथ जो मजदूर वर्ग है सभी मिलकर दिल्ली चलो का आह्वान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन होने वाला है। तो सरकार ये साबित करने की पूरी कोशिश करेगी कि बीएसएनएल का मामला अलग है, क्योंकि दोस्तों देखिए बात ऐसी है कि जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन होगा जरूर, लेकिन अगर आंदोलन किसी भी कारणवश अगर ढीला पड़ा, यानी कि आंदोलन में ताकत नहीं दिखी, जो दिखनी चाहिए, एकता दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखी, अगर आंदोलन सरकार पर भारी नहीं पड़ा तो सरकार ये बहाना जरूर बनाएगी और ये करने की कोशिश करेगी कि जो बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का मामला अलग है, इसका नुकसान ये होगा सभी पेंशनर्स को जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी लागू करेगी। तो ऐसे
स्थिति में बीएसएनएल के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि घाटे की शर्त का हवाला देकर बाहर खड़ा कर दिया जाएगा दोस्तों, और फिर से एक नई अदालती लड़ाई लड़नी पड़ेगी सभी पेंशनर्स को। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज ही वो अदालती लड़ाई लड़ो, कल के बजाय आज ही लड़ो। मतलब देखा जाए तो आज ही जो वक्त पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज होने वाला है वो कम से कम समय में करवाओ, सरकार पर दबाव बनाओ ताकि जल्द से जल्द आपका पेंशन रिवीजन हो सके और आप सातवें वेतन आयोग में शामिल हो सके। जैसे आप सातवें वेतन आयोग में शामिल होंगे, इन फ्यूचर 8 पे कमीशन जब भी लागू होगा उसका आपको जल्दी से जल्दी सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कुछ भी देरी होती है तो दोस्तों इन नुकसान से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपको सीधा महीने के 33 हजार का नुकसान होगा अगर 10,000 भी आपकी पेंशन 6 सीपीसी में है या फिर 2 सेकंड पीआरसी में है। दोस्तों मेरा सिर्फ आपको जागृत करने का मोटिव था और फिलहाल आपकी मर्जी है। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना जो मैंने कहा ये सत्य है या फिर नहीं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।